गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्विज ऐप कैसे बनाया जाता है जावास्क्रिप्ट की मदद से। सो गाइज इस वीडियो में हम लोग जैसे लास्ट दो वीडियोस में किया था जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल और सीएसएस का यूज करेंगे, किसी भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी या किसी फ्रेमवर्क का यूज नहीं करेंगे। सो गाइज वंस अगेन वेलकम टू WS क्यूब टेक, माई सेल्फ भागीरथ गिरी। एंड चलिए शुरू करते हैं क्विज ऐप बनाना। तो गाइज कुछ बेसिक चीजें मैंने ऑलरेडी कर ली है, जैसे हमारी index.html मैंने बना ली है, CSS की फाइल मैंने बना ली है और app.js मैंने बना लिया है और इन फाइल्स को लिंक भी कर लिया है। ओके, तो यहाँ आ जाते हैं और पैडिंग मार्जिन 0 कर देते हैं, CSS रीसेट करवा देते हैं सब चीज़ों को और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, ये हो गया। देन इधर आएंगे हम लोग और सबसे पहले हम लोग बनाएंगे UI। तो UI जो हम लोगों को बनानी है उसका इंस्पिरेशन मैं आपको बता देता हूँ कि किस टाइप की UI हम लोगों को बनानी होगी। सो गाइस कुछ इस टाइप की हम लोग UI बनाएंगे, इससे भी बेटर बना सकते हो आप लोग और इस टाइप की भी UI हम बना सकते हैं। और मैं साथ साथ में अपनी वेबसाइट एक खोल लेता हूँ फ्लैट UI कलर्स, जिससे हम लोग कलर्स लेके आएंगे flatUIcolors.com। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपको कलर्स मिल जाएंगे। ये एक वेबसाइट है और इधर हम लोग लगा देते हैं बॉडी के अंदर। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि इसमें हम लोग सारी चीजें खुद से बना रहे हैं और जब इस टाइप के कुछ प्रोग्राम्स आप खुद के हाथों से बनाएंगे तब आपको जावास्क्रिप्ट का एक बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा। ओके, तो ये बॉडी में आ गया पूरा कलर एक। फिर मैं यहाँ आ जाता हूँ, एक डिव बना देता हूँ। सो डिव डॉट मेन डिव डॉट बॉक्स। ठीक है, और ये हो गया मेन, ये हो गया बॉक्स। और इधर चलते हैं हम लोग CSS की फाइल में, मैं मेन को पकड़ता हूँ तो डॉट मेन की जो विड्थ होगी वो हम लोग रखेंगे 100%। ठीक है, विड्थ इज 100% एंड सेम एज इट इज हाइट इज 100%। तो विड्थ एंड हाइट 100% हो गया और हाइट 100% ना रख के मैं रख देता हूँ 100 VH मतलब व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग 100। ठीक है, 100 VH। और फिर हम लोग यहाँ आ जाते हैं, फिर हम लोग यहाँ बना देते हैं बॉक्स। ओके, फिर बॉक्स को हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, तो बॉक्स में हम लोग देंगे विड्थ और विड्थ हम लोग कुछ भी एक दे देते हैं बॉक्स की। तो जैसे मैं यहाँ लगा देता हूँ 40%। हाइट में लगा देता हूँ बॉक्स की 400 पिक्सल्स। ओके, बॉक्स का एक बॉक्स शेडो ले लेते हैं हम लोग, तो 0 पिक्सल 0 पिक्सल 5 पिक्सल ग्रे। ठीक है, बॉक्स शेडो हो गई। और एक बॉक्स का हम लोग कलर ले लेते हैं, तो बॉक्स का अपना बैकग्राउंड कलर होगा व्हाइट। ठीक है, तो अब देखते हैं किस तरीके का ये बॉक्स दिख रहा है। कुछ इस टाइप का दिख रहा है। बॉर्डर रेडियस आप दे देंगे तो इसको थोड़ा सा एक और अच्छा लुक आ जाएगा। सॉफ्ट UI बना रहे हैं हम लोग और इसको एग्जैक्टली सेंटर में लाना है। तो इसको एग्जैक्टली सेंटर में लाने के लिए मैं जाऊंगा मेन में और मेन को बोलूंगा डिस्प्ले और डिस्प्ले में फ्लेक्स। ठीक है, मेन हो गया डिस्प्ले फ्लेक्स और हम यहाँ दे देंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, अलाइन आइटम्स सेंटर। तो एग्जैक्टली सेंटर में बॉक्स आ जाएगा डिस्प्ले फ्लेक्स की मदद से। देन हम लोगों को क्या करना है, तो देन हम लोगों को इस मेन के अंदर जाना है। ठीक है, इस बॉक्स को मैं एक ID दे देता हूँ बिकॉज जावास्क्रिप्ट के टाइम भी मेरे काम आएगी और CSS में भी काम आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा बॉक्स। इस बॉक्स में हम लोग बनाएंगे एक H1 और या H1 नहीं, मैं H2 या H3 ले लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा टेक्स्ट ले लेता है। H2 इज आई गेस ओके। ठीक है, और दिस इज द डमी क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज द डमी क्वेश्चन, ये एक डमी क्वेश्चन है। कुछ फॉन्ट्स भी लेके आ जाते हैं हम लोग गूगल फॉन्ट से, तो गूगल फॉन्ट आपको लिखना है सिंपली। गूगल के फ्री ऑफ कॉस्ट फॉन्ट्स भी हैं। वेब के अंदर बहुत सारी चीजें ओपन सोर्स है, बहुत इजीली मिल भी जाता है। तो ये रोबोटो करके मेरा एक फॉन्ट ऑलरेडी है, मैं क्यों ना इसी को ही लगा लेते हैं हम लोग और यहाँ पर आ जाते हैं। ये हमारा फॉन्ट हो गया। इस फॉन्ट को लगाना है तो ये आपको लगाना पड़ेगा फॉन्ट फैमिली, और ये फॉन्ट फैमिली में लगा देता हूँ बॉडी में। बॉडी में लगेगी तो सबको लग जाएगी अल्टीमेटली। स्टार में भी लगा सकते हो, यानी एस्ट्रिक में भी लगा सकते हो। ये फॉन्ट फैमिली लग गई। इस बॉक्स को कुछ पैडिंग देते हैं हम लोग, तो पैडिंग शैल बी 15 px। ठीक है, पैडिंग दे दी 15 पिक्सल्स की। फिर हम लोग कुछ, ये तो हमारा क्या हो गया, एक क्वेश्चन हो गया। अब ये क्वेश्चन बड़ा भी हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन तो हम लोग वैसे भी डायनेमिकली लेके आएंगे। क्वेश्चंस के बाद हम लोग यहाँ बनाएंगे कुछ डिव्स। ठीक है, तो ये हमारी डिव हो गई, पहली डिव, और इसको मैं दे देता हूँ रो। ये मेरी एक पूरी रो बनेगी। इस रो में क्या क्या होगा, तो इस रो में होंगे लेबल, और लेबल पे हम लोगों का वो एक ऑप्शन ए होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए, जैसे मैंने लिख दिया ए, और मैं ये भी लिख देता हूँ ऑप्शन 1। ठीक है, इसके ऊपर होगा हमारा एक इनपुट, और इनपुट में हम लोग क्या लेंगे, टाइप इज इक्वल टू रेडियो। ठीक है,
तो ये कुछ बेसिक सा कुछ इस टाइप का बनेगा। अभी इसको हम लोग और थोड़ा सा अच्छे से डिजाइन करेंगे। मैं इस रो को जब डिजाइन करूंगा तो अपने आप सारी चीजें डिजाइन हो जाएगी। तो आ जाते हैं हम लोग रो पे। रो की विड्थ कितनी होगी, तो विड्थ इज 100% दैट ऑफ पेरेंट, जितनी पेरेंट ले रहा है। रो को मैं पैडिंग दूंगा कुछ, तो पैडिंग सेल भी 5 पिक्सल, तो चारों तरफ से 5 पिक्सल की पैडिंग आनी चाहिए रो को। और देखते हैं एक बार एक्चुअली ये जो है इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं। और ये क्योंकि फ्लेक्स लगा हुआ है तो फ्लेक्स की वजह से प्रॉब्लम कर रहा होगा। तो बहुत सिंपल सा एक छोटा सा काम करना है आपको यहाँ लगा देना है फ्लेक्स डायरेक्शन। ठीक है, फ्लेक्स की जो डायरेक्शन है वो क्या होनी चाहिए, कॉलम। ओके, और अब देखते हैं ये हमने रो लगाई है, ये वाली रो क्लास है, और इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि यहाँ पैडिंग क्यों नहीं लग रही है। ओके, तो जो भी प्रॉब्लम्स आएगी मैं वीडियो में साथ साथ में सॉल्व करते जाऊंगा। मैं कहीं पर भी इसको कट नहीं करने वाला हूँ, सो दैट आप लोग देख सको। एक्चुअली पैडिंग लग रही है बट बहुत छोटी पैडिंग दी हमने, इसलिए नहीं लग रही है। तो पैडिंग में 10 पिक्सल की दे देता हूँ, थोड़ा और स्पेस आ जाएगा। या हम लोग एक काम कर सकते हैं, मार्जिन दे देते हैं इसको, एंड मार्जिन सेल बी 3 REM। 1 REM 16 पिक्सल होता है, बहुत ज्यादा चला गया ये। 2 REM दे देते हैं हम लोग, इधर आके 2 REM। ठीक है, तो ये हमारा एक ऑप्शन हो गया। और अगर मुझे इसको लेफ्ट से मार्जिन नहीं देनी है तो वो मैं हटा भी सकता हूँ। ठीक है, देखिए क्योंकि ये ऑप्शन खुद थोड़ा सा आगे जा रहा है तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट 0। ठीक है, मार्जिन लेफ्ट से हटा दिया हमने, बिल्कुल ही मार्जिन नहीं देनी है। तो एक लाइन से पूरे क्वेश्चन आ जाने चाहिए। तो ये आपका ए हो गया, और ए के बाद आप चाहो तो इस रेडियो बटन को इसके बाद रख सकते हो, तो ऑप्शन ए। ठीक है, देन हम लोग चलते हैं ऑप्शन ए के बाद इस तरीके से ऑप्शन बी बनेगा, सी बनेगा, डी बनेगा। तो ऑप्शन फर्स्ट ए हो गया, देन हम लोग आ जाते हैं बी पे, सी पे, डी पे। ठीक है, तो ये मेरे 4 ऑप्शंस हो जाएंगे। ओके, इधर मैं लिख भी देता हूं। अभी ये डमी डेटा है, इसके अंदर पूरा पूरा ओरिजिनल डेटा हम लोग डालेंगे। ये हमारे 4 ऑप्शंस हो गए। अब एक चीज तो फिक्स है कि जब भी ऑप्शंस यूजर सिलेक्ट करेगा तो वो ABCD ही होंगे। तो इन इनपुट को मैं क्या करता हूँ, वैल्यूज दे देता हूँ। जैसे पहले इनपुट को वैल्यू दे देता हूँ A, ठीक है, दूसरे इनपुट को वैल्यू दे देता हूँ B, तीसरे इनपुट को मैं वैल्यू दे देता हूँ C, और चौथे इनपुट को मैंने वैल्यू दे दी D। ठीक है, तो 4 वैल्यूज है इनपुट्स की अपनी अपनी। और इन इनपुट्स को हम लोग क्या करेंगे, इन इनपुट्स को हम लोग आईडीज भी देंगे। ठीक है, आईडीज किस लिए दे रहे हैं, ताकि वो लेबल से कनेक्ट हो पाए। जो लेबल में आप 4 देख रहे हो उससे कनेक्ट हो पाइए। तो ये हो गया ऑप्शन, और जैसे वो 1 2 3 4 है वही मैं दे देता हूँ यहाँ। मैं मल्टीपल कर्सर यूज कर रहा हूँ, अगर आपको मल्टीपल कर्सर का आइडिया ना हो तो आप बिना मल्टीपल कर्सर के भी इस चीज को कर सकते हो। ये मैंने लगा दिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक आईडी दी ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 को 4 यानी लेबल से लिंक कर दिया। तो ये दोनों ऑप्शंस लिंक हो गए, ये दोनों ऑप्शंस लिंक हो गए, ये दोनों ऑप्शंस लिंक हो गए, और ये दोनों लिंक हो गए। ठीक है, यहाँ मेरे ख्याल से 2 बार 3 आ गया। किसी की भी आईडी रिपीट नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये आ गए, और ये ऑप्शंस है। अब आप किसी को भी सिलेक्ट करोगे तो देखिए अभी ये चारों सिलेक्ट क्यों करने दे रहा है, बिकॉज रेडियो बटन में क्या होता है, एक ही सिलेक्ट होना चाहिए, चारों सिलेक्ट हो रहे हैं। तो रेडियो बटन में ये चीज को ओवरकम करने के लिए आपको सबको नाम देना होता है सेम। ठीक है, ये सबको सेम नेम दे दिया। देखिए ये सारी वो बेसिक चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए, क्योंकि आप एक जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट बना रहे हो। तो प्रोजेक्ट बनाते टाइम आपको HTML CSS का बेस तो अच्छे से आना चाहिए। मैं पूरा आप लोगों को इसलिए बना के दिखा रहा हूँ सो दैट जब हमने खुद बनाया होगा और जब हम इसके अंदर जावास्क्रिप्ट से मैनिपुलेशंस कर रहे होंगे तो हमें पता होगा कि कौन सी चीज कहां पर बदल रही है। ठीक है, ये आपका एक UI बन गया, और इसकी हाइट बहुत ज्यादा हमने दी थी, जो मैंने ऐसे ही दी थी, अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। ये हाइट हो गई मेरी, और ये मेरा एक क्वेश्चन बॉक्स हो गया। देखिए हाइट मैंने हटा दी क्योंकि क्वेश्चन बड़ा होगा तो बॉक्स बड़ा हो जाएगा, क्वेश्चन छोटा होगा तो बॉक्स छोटा भी हो जाएगा। और ये मेरे 4 ऑप्शंस हैं जिनमें सब एक ही सिलेक्ट होने वाला है, बिकॉज हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर ये हटा दिया है हाइट को, बिकॉज हमने यहाँ क्या किया, हमने यहाँ पर सबके सेम नेम दे दिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। ये ABCD हो गया, सब में से एक ऑप्शन सिलेक्ट हो सकता है। ये मेरी बेसिक से एक UI बन गई, इससे ज्यादा मुझे अभी नहीं बनाना है फिलहाल। और यहाँ पर मैं आकर लास्ट में एक रो बना लेता हूँ। ठीक है, और इस रो को हम लोग रो ही मैं क्लास दे रहा हूँ सीधा, या एक काम कर सकते हैं हम लोग इसको रो ना देकर एक क्लास दे देते हैं BTN। एक्चुअली मैं यहाँ पर एक बटन बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये हमारी क्लास हो गई BTN। विड्थ कितनी होनी चाहिए, विड्थ होनी चाहिए 100%। हाइट कितनी होनी चाहिए, तो हाइट आप 40 पिक्सल्स ले लो। ठीक है, या हाइट मत दो आप दे दो पैडिंग। जब जैसी पैडिंग आएगी तो अपने आप वो सारी चीजें सेट हो जाएगी। और बैकग्राउंड कलर
सेम एज ऑफ दिस, ठीक है। जो बैकग्राउंड कलर है वो हम लोग सेम यही लगाएंगे और बटन के अंदर मैं यहाँ टेक्स्ट लिख देता हूँ, ठीक है। बटन टैग लगाकर, या हम ये भी कर सकते हैं, इस div टैग को div ना बनाकर हम लोग बटन बना लेते हैं, ठीक है। तो div टैग की जरूरत नहीं होगी, बटन टैग एंड सबमिट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक सबमिट बटन बन गया। अब इस सबमिट बटन को कस्टमाइज कैसे करना है वो हमारे हाथ में, वो हम लोग यहाँ से कस्टमाइजेशन कर लेंगे इसकी। तो हम इसकी थोड़ी सी फॉन्ट साइज देंगे, इसका जो कलर है वो हम लोग सही करेंगे, तो कलर विल बी वाइट, ठीक है। फॉन्ट साइज दे दिया, कलर वाइट कर दिया। बॉर्डर को हमको हटा देना है बिल्कुल, तो बॉर्डर नन कर देते हैं, कलर नहीं लगाना है हमें, बॉर्डर। और बॉर्डर नन करने के बाद बॉर्डर रेडियस आप दे दो थोड़ी सी इसकी 5 पिक्सल्स की, ठीक है। तो ये आपका एक सबमिट बटन हो गया। अब इस सबमिट बटन पर यूजर जैसे ही क्लिक करेगा, ओके, ये बटन आपका हो गया। जैसे यूजर यहाँ क्लिक करेगा तो आपको क्या करवाना होगा, आपको ये क्वेश्चन सबमिट करके नेक्स्ट क्वेश्चन लाना है, ये क्वेश्चन सबमिट करके नेक्स्ट क्वेश्चन लाना है। देखिए वैसे इस ऐप को और बहुत एनहेंस किया जा सकता है, जैसे नेक्स्ट, प्रीवियस, हो सकता है यूजर को इसका आंसर ना आता हो तो वो नेक्स्ट पे जाना चाहता हो, प्रीवियस पे जाना चाहता हो, ठीक है। ये चीजें हो सकती है, बट अभी फिलहाल हम लोग नहीं लगा रहे हैं। और ये ABCD जो है वो मैंने अभी आपको बस देखने के लिए बताया था, क्योंकि मैंने इनपुट्स को नाम दिए हैं। ये ABCD भी मैं हटा दूंगा, ये भी हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि हमारे पास आगे रेडियो बटन्स है, ठीक है। हमें यहाँ से कुछ भी चेक मार्क नहीं करवाना है। ये थोड़ा सा UI में उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं हटा रहा हूँ। आप चाहें तो इसको रख भी सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया हमारा, ठीक है। ऑप्शंस, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, और ये रेडियो बटन्स मैं सारे ऊपर लूंगा क्योंकि ये थोड़े से इवन लगेंगे। अभी इसमें ऑप्शन में कहीं पर बड़ा टेक्स्ट भी आ सकता है, कहीं छोटा टेक्स्ट भी आ सकता है। तो ये मेरे सारे इवन रेडियो बटन्स हो गए, और यहाँ पर ऑप्शंस है मेरे पास इसके, ठीक है। तो ये आपका UI का काम हो गया। जितना भी आपका UI का काम हो सकता था वो आपने कर लिया है। एक काम हम लोग और कर रहे हैं, जो कि है हमारे इनपुट्स को क्लास देना। वैसे इसको क्लास देने की जरूरत नहीं है हमें, बट हम लोग इसको दे देते हैं ऑप्शंस नाम के क्लास, ठीक है। ये ऑप्शंस नाम की क्लास मुझे जावास्क्रिप्ट में एज ए सिलेक्टर हेल्प करने वाली है, ओके। और ये ऑप्शंस नाम की क्लास हमारी हो गई। अब ये क्लास मैं कहीं पर बनाने वाला नहीं हूँ, इस क्लास की कोई मैं डिजाइन के लिए यूज नहीं करूंगा, ये बस ऐसे ही रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट पे जाएंगे, ठीक है। तो ये जो पार्ट था इतना, वो क्या था, वो था आपका डिजाइनिंग का पार्ट, ठीक है, जिसमें आपने कंप्लीट डिजाइन बना दिया। अब पार्ट आता है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। तो चलते हैं इधर, और CSS का काम खत्म, हटा देते हैं, app.js में आ जाते हैं। app.js में आपको फंक्शंस बना बना के काम करना है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे एक बनाना है कांस्टेंट, और क्वेश्चंस नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं, ठीक है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसमें मैं एक क्वेश्चन लूंगा, जैसे मैंने ले लिया, मतलब मैं एक ऑब्जेक्ट लूंगा जिसमें मैंने लिया QUE, यानी इट रिप्रेजेंट्स क्वेश्चन, और विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या हो गया, एक क्वेश्चन। फिर हम लोग आ जाते हैं ऑप्शन ए पर। तो ऑप्शन ए क्या है, तो ऑप्शन ए है HTML, ठीक है। ऑब्वियसली आपको पता चली गया होगा कि हाँ सर HTML आंसर है, बट हम लोग बना रहे हैं क्विज, ठीक है, CSS। फिर हम लोग आ जाते हैं C पे, सो लेट इट बी जावास्क्रिप्ट, ठीक है, जावास्क्रिप्ट। और फिर हम लोग आ जाते हैं ऑप्शन D पर, एंड ऑप्शन D सेल बी PHP ले लेते हैं, ठीक है, PHP। ये हमने 4 लैंग्वेजेस ले ली, ओके। अब इनमें से करेक्ट कौन सी है, तो वो भी हमेशा कहां पर पड़ा रहेगा, जो आंसर है वो वहीं पर करेक्ट आंसर भी पड़ा होगा, और करेक्ट आंसर इज A, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बना है जिसके अंदर एक क्वेश्चन है। अब मैं ऐसे 2-4 क्वेश्चंस और लेके आता हूं। तो मैं ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लाऊंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस लाने में हमको बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। तो हम लोग सिंपली कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने 2 क्वेश्चंस और यहाँ पर लेके आ गया हूँ, जो मैंने लास्ट बना रखा था उधर से ही। और ये हम लोग एक काम कर लेते हैं कि ये सब जगह पे हम लोग लगा देंगे। तो एक बार सभी के मैं सेम कर लेता हूँ, मतलब करेक्ट ABCD और QUE, ये हम लोग सेम कर लेते हैं जैसा मैंने उधर रखा हुआ है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से ऑप्शंस के नाम देना चाहते हो, सिंगल कोट में आप देते हो कि नहीं देते हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। हम लोग इसको अभी एक जैसा बनाएंगे, क्योंकि फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा वहां से डेटा फैच कर पाना, ठीक है। तो 3 ही क्वेश्चंस मैं रखूंगा, और ये मैं थर्ड क्वेश्चन मेरा हो गया QUE, ठीक है। कोई क्वेश्चन इसमें रिपीट तो नहीं हुआ है, ओके। तो ये हो गया A, B, फिर C, और ये हमारा CD, और ये करेक्ट, ठीक है। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं,
और इन क्वेश्चंस को अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं, ताकि एक एक ऑप्शन यूजर, एक एक क्वेश्चन यूजर के सामने आए, उसके ऑप्शंस आए और यूजर सबमिट पे क्लिक करते जाए। ठीक है, तो आ जाते हैं इधर, और यहाँ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे, उसका नाम होगा लोड क्वेश्चन। ठीक है, एक फंक्शन होगा जिसका नाम होगा लोड क्वेश्चन। ये हमारा एक एरो फंक्शन है। आप चाहो तो जावास्क्रिप्ट के फंक्शन कीवर्ड से भी फंक्शन बना सकते हो। ठीक है, तो लोड क्वेश्चन में हमें कौन सा क्वेश्चन लोड करना है, तो हम लोग यहाँ लगा देंगे लेट एंड इंडेक्स इज इक्वल टू 0। सबसे पहले शुरुआत का जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो लोड करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद सेकंड क्वेश्चन, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ और फोर्थ के बाद फिफ्थ, ऐसे करते करते हम लोग आगे चलते जाएंगे। ठीक है, सो लोड क्वेश्चन इंडेक्स की वैल्यू क्या है, तो आप क्या करोगे, कांस्टेंट डेटा इज इक्वल टू, डेटा निकालोगे कहां से, क्वेश्चंस के इंडेक्स पे से। ठीक है, तो क्वेश्चंस के इंडेक्स पे से जब आप ये डेटा निकालोगे तो मैं आपको कंसोल लॉग करवा के दिखाता हूं कि डेटा क्या आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, अब आपको लोड क्वेश्चन नाम के फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। दिस इज इनिशियल कॉल। ठीक है, इनिशियल कॉल में क्या होता है, पेज लोड होते ही आपने फंक्शन कॉल करवा दिया। ओके, तो चलिए देखते हैं इनिशियल कॉल में इसने हमें क्या निकाल कर दिया, और इधर आ जाते हैं। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट निकाल के दिया, ऑब्जेक्ट में हमारे क्वेश्चन था, करेक्ट आंसर था, ABCD सारे ऑप्शंस थे। ठीक है, तो अब डेटा में आपके पास क्वेश्चन आ चुका है। अब हम लोग यहाँ आ जाते हैं और इस H2 को भी मैं एक बना देता हूँ QUE बॉक्स। ठीक है, वैसे मैंने बॉक्स नाम का वो बनाया था, बट हम लोग QUE बॉक्स बना देते हैं और इसी के अंदर क्वेश्चन डाल देंगे सीधा। तो हम यहाँ बना देते हैं कांस्टेंट QUE बॉक्स, एक वेरिएबल बनाया आपने। ठीक है, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID किया, और उस वेरिएबल के अंदर हमने क्या किया, सिलेक्टर को पास कर दिया। अब मेरा अपना वेरिएबल है, मैं उसको यूज करूंगा और लिखूंगा QUE बॉक्स डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू डेटा की, कौन सी की, तो डेटा के अंदर से डेटा डॉट क्वेश्चन। ठीक है, डेटा डॉट क्वेश्चन हम लोगों को उधर चाहिए। ओके, तो अब आप जैसे ही रिफ्रेश करोगे, मतलब जैसे ही आपका पेज आएगा, ये अनडिफाइंड दिखा रहा है। चलिए कोई देख लेते हैं एक बार कि कंसोल लॉग में मेरे पास डेटा क्या आ रहा है। ओके, ये मेरा डेटा है। ओके, मैंने क्वेश्चन पूरा लिख दिया, QUE लिखना था। ठीक है, ये छोटी सी गड़बड़ हो गई। तो देखिए ये आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मार्कअप लैंग्वेज। अब हमें क्या करना है, हमें इसके आगे 1 2 3 4 भी चाहिए। तो उसके लिए आप सिंपली ये करोगे कि आप ये जो क्वेश्चन डाल रहे हो, उस क्वेश्चन को डालते टाइम बैक टिक लगाओगे। ठीक है, और हम लोग क्या बना रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं एक हम लोग यहाँ ES6 टेम्पलेट लिटरल्स का यूज करते हुए इसको लगा रहे हैं, और ये आपका क्वेश्चन डेटा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ES6 टेम्पलेट लिटरल्स क्या करते हैं, आपको स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल्स यूज करने का ऑप्शन देता है, डॉलर करली ब्रैकेट्स लगा के। ठीक है, और फिर मैं यहाँ आऊंगा और जो मेरा इंडेक्स है उसमें +1 कर दूंगा, तो जब इंडेक्स 0 होगा तो ये 1 दिखाएगा, और ये ब्रैकेट लगा दूंगा। ठीक है, और अब देखते हैं, तो देखिए 1 लिख के फिर ब्रैकेट आया, और ये आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मार्कअप लैंग्वेज। जब आपका इंडेक्स 0 है, अब आपका इंडेक्स जब 1 बनेगा, ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आ गया और 1 की जगह 2 लिखा हुआ है। तो अब क्वेश्चंस डालने के बाद हमें क्या करना है, मतलब हमने क्वेश्चन डलवा दिया, अब हमें ऑप्शन डलवाने हैं। तो ऑप्शन डलवाने के लिए जैसे मैंने वहां पर हमारे ये इस पर्टिकुलर इनपुट को पकड़ा था। ठीक है, इनपुट को मैंने सिलेक्टर बनाया था, किससे, ऑप्शंस नाम से। ये मैंने इसलिए बनाया ताकि मुझे इन फ्यूचर भी जहां जरूरत पड़े वहां पर मैं यूज कर लूं। तो मैंने एक क्लास लगाई है और मैं यहां बनाऊंगा एक ऑप्शन। ठीक है, इनपुट्स, ऑप्शन इनपुट्स इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल लगा देते हैं, तो क्वेरी सिलेक्टर ऑल। ठीक है, क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और जो मेरा है वो क्या है, डॉट ऑप्शन। ठीक है, क्लास का नाम है मेरा डॉट ऑप्शन, इसलिए मैं क्लास लगा रहा हूँ। ओके, तो मेरे सारे इनपुट्स सिलेक्ट हो जाएंगे। अब जैसे हमारे सारे इनपुट सिलेक्ट हो गए, हम क्या करेंगे, ऑप्शन 1, ठीक है, ऑप्शन का जो पहला इनपुट है उसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है, नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग है, मतलब हमने क्या किया, हमने पहले वाले को पकड़ा 0 की, उसके बाद वाला जो लेबल है उसके पास आ गए हम लोग, किससे, नेक्स्ट से, और फिर हम उसके अंदर यानी उसके इनर टेक्स्ट में डेटा डाल देंगे। तो इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू, और इनर टेक्स्ट में हम लोग, और इनर टेक्स्ट नहीं, इनर HTML में डेटा डालेंगे हम लोग, या इसको इनर टेक्स्ट ही ले लेते हैं एक्चुअली। तो इसका रीजन ये है कि कल को अगर कोई यहाँ पर HTML एंटिटी भी डालता है तो भी वो एज अ टेक्स्ट ही जाएगी। ठीक है, और हम पहला क्वेश्चन डालेंगे इधर, तो पहला क्वेश्चन है डेटा डॉट ए। ठीक है, तो डेटा डॉट ए हो गया, वैसे ही डेटा डॉट बी, डेटा डॉट सी, फर्स्ट पे डेटा डॉट बी आएगा, सेकंड पे डेटा डॉट सी आएगा, और थर्ड पे इसी तरीके से रिस्पेक्टिवली ये चलता जाएगा। ठीक है, सी एंड डी। तो देखिए क्या किया,
पहला ऑप्शन उसका नेक्स्ट एलिमेंट मतलब नेक्स्ट सिबलिंग एलिमेंट कौन है, लेबल, और उसके इनर टेक्स्ट में डेटा डाल दिया। दूसरा एलिमेंट फिर उसके नेक्स्ट सिबलिंग एलिमेंट में डेटा डाल दिया, फिर तीसरा और फिर चौथा। इस तरीके से 4 के 4 इनपुट्स हमने कवर कर लिए। तो अब जब आप इधर आओगे तो आप देखोगे कि जो क्वेश्चन हमारा सबसे पहला था, ये हमारा पहला क्वेश्चन था, वही दिख रहा है। पेज लोड होते ही वही क्वेश्चन दिख रहा है। जैसे आप इंडेक्स की वैल्यू चेंज करोगे, मतलब मैंने जैसे यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू 1 की, ठीक है, तो ये हमारा इंडेक्स की वैल्यू हो गई 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इंडेक्स की वैल्यू हो गई 2, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। यहां से मैं जैसे ही इंडेक्स की वैल्यू 3 करूंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ उसके बाद लोड क्वेश्चन को कॉल करता हूं तो उसके बाद हमारा ओके 3 एक्चुअली है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन सी इतने ही है, तो 2 तक ही जा सकता है, मतलब 0 1 और 2 तक जा सकता है। 0 मतलब पहला क्वेश्चन, 1 मतलब दूसरा क्वेश्चन, और 3 मतलब हमारा तीसरा क्वेश्चन। तो इस तरीके से 3 भी नहीं जा सकता, 0 और 1 और 2 तक जा सकता है ये, ठीक है। तो ये हमारे तीनों के तीनों क्वेश्चंस यहाँ पर आ गए। अब क्या करना है नेक्स्ट, तो अब हम लोगों को ये हम लोगों ने क्वेश्चंस डलवा दिए, क्वेश्चंस डलवाने तक का यहाँ काम था। इसके बाद एक और काम है, वो काम क्या है कि यूजर लास्ट टाइम भी सबमिट पे क्लिक करेगा। तो चलिए वो काम हम लोग बाद में देखेंगे, हम लोग अभी आ जाते हैं इधर और सबमिट का लॉजिक लगा देते हैं। सो कांस्टेंट सबमिट क्विज, ठीक है, क्विज को क्या करना है, सबमिट करवाना है हम लोगों को। तो सबमिट क्विज नाम का एक फंक्शन है जो कौन कॉल करेगा, जो ये सबमिट बटन कॉल करेगा ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन क्लिक ये सबमिट बटन सबमिट क्विज नाम के एक फंक्शन को कॉल करेगा। और सबमिट क्विज क्या करेगा, आंसर को चेक करने वाला है। तो अभी ये आंसर कैसे चेक होगा ये समझते हैं। तो अब सबमिट क्विज के अंदर हम लोगों को क्या करना है, हमको एक और फंक्शन बनाना है। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं कॉन्स्ट आंसर, ओके। हम एक और फंक्शन बना रहे हैं जिसका नाम होगा गेट आंसर, ठीक है। ये इसलिए बना रहा है सो दैट मेरा सारा कोड यहाँ पर मैस ना हो जाए, मैं गेट आंसर करके एक अलग से फंक्शन ही रख लूँ। और यहाँ मैं उस फंक्शन को बना लेता हूँ कांस्टेंट गेट आंसर, ठीक है, ये हमारा एक फंक्शन होगा, ओके। ये गेट आंसर क्या करने वाला है, ये जितने भी ऑप्शंस थे आपके, जितने भी ये ऑप्शंस थे, इनको इटरेट करने वाला है। तो हम लगाएंगे हम ये लगाएंगे ऑप्शन इनपुट्स, ठीक है, डॉट फॉर ईच, एक्चुअली पूरी लाइन कॉपी हो रही है तो अब कर देता हूं मैं, डॉट फॉर ईच ऑप्शन इनपुट्स डॉट फॉर ईच, और वो लेता है कॉल बैक। तो हमने फॉर ईच में कॉल बैक दिया और वो क्या करेगा, मुझे एक एक इनपुट निकाल कर देगा। तो पहला इनपुट आया मेरे पास और पहले इनपुट पे मैं अपने लॉजिक लगाऊंगा, ठीक है। तो मैं लगाता हूं इफ इनपुट, ठीक है, डॉट चेक्ड, चेक्ड एक एट्रीब्यूट होता है, इनपुट डॉट चेक्ड। अगर इनपुट क्या होगा, चेक्ड है, तो मैं यहां बोल देता हूं कंसोल लॉग में क्या कर देना है, कंसोल लॉग में लिखवा देना है यस, और वरना कंसोल लॉग में नो लिखवा देना है। कंसोल लॉग में सिर्फ आप लोगों को समझने के लिए कर रहा हूं, तो कंसोल लॉग में यस या नो करवा देना है। जो इनपुट अगर कोई एक चेक्ड हुआ तो उसके लिए यस आएगा, बाकी सबके लिए नो आएगा, ठीक है। तो चलिए ट्राई करते हैं एक बार और देखते हैं कि ये कितना काम कर रहा है। तो मैंने HTML पे क्लिक किया, सबमिट पे क्लिक किया, तो देखिए एक बार यस आया और 2 बार नो आया, ओके। मैं CSS पे क्लिक करता हूं तो पहले नो, फिर यस, फिर 2 बार नो। तो पहला वाला सिलेक्टेड नहीं था, दूसरा वाला सिलेक्टेड था, तीसरा और चौथा सिलेक्टेड नहीं है, ठीक है। मैं इसको अनग्रुप कर देता हूं, तो ये ग्रुप कर रहा है सिमिलर मैसेज को। तो लूप चल रहा है, हर एक इनपुट पे लूप चल रहा है और उसके चेक्ड एट्रीब्यूट को चेक कर रहा है, ठीक है। तो हो गया, मेरा सॉल्यूशन तो निकल गया कि जैसे ही ये चेक्ड आए मुझे पता चल गया कि अच्छा ये वाला चेक्ड है, मुझे तो एल्स केस की जरूरत ही नहीं है, मुझे पता चल गया कि ये वाला चेक्ड है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां कर दूंगा रिटर्न, ठीक है, और रिटर्न क्या करूंगा, इनपुट, ठीक है। रिटर्न क्या करने वाला हूं मैं, इनपुट डॉट वैल्यू रिटर्न करने वाला हूं। इनपुट डॉट वैल्यू क्या बताएगा, इनपुट डॉट वैल्यू बताएगा कि ए था, बी था या सी था, डी था, क्या था। तो यहां आप देख सकते हो, मैं चलिए ये भी कर देता हूं, मैं प्रिंट ही करवा के दिखा देता हूं आपको कि जब ये इनपुट जो चेक्ड था उसकी वैल्यू क्या है वो बता देगी, ठीक है। तो मैंने HTML पे क्लिक किया तो यूजर ने क्या सिलेक्ट किया है, ए। मैंने इस पे क्लिक किया, ठीक है, सी पे क्लिक किया तो यूजर ने क्या सिलेक्ट किया है, बी, सी, डी, ठीक है। तो ये अपने पास निकल के आते जा रहे हैं। कैसे निकल रहे हैं, बिकॉज हमने इनपुट बनाते टाइम ही वैल्यूज डाल दी थी, ठीक है। तो गेट आंसर को हमने बोला कि जो भी चेक्ड हो उसकी वैल्यू को रिटर्न कर दो, और रिटर्न करके हम किस में उठा लेंगे, ANS में उठा लेंगे। और फिर हम लोग यहाँ करेंगे इफ ANS इक्वल्स टू और जो भी हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, इफ आंसर इज इक्वल्स टू डेटा डॉट करेक्ट। अगर आंसर और डेटा डॉट करेक्ट इक्वल है, ठीक है, तो हमारे दो और वेरिएबल होंगे, लेट
और ये पहला वेरिएबल है हमारा जो कि होगा लेट टोटल। टोटल इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, टोटल इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन डॉट और लेंथ, ठीक है, क्वेश्चन की लेंथ हमारे पास आ गई, ये टोटल है, ठीक है। फिर लेट करेक्ट इज इक्वल टू 0, शुरुआत में करेक्ट 0 होगा, करेक्ट इक्वल टू 0 एंड जो हमारे रॉन्ग है, राइट और रॉन्ग दो चीजें हमारी 0 होगी। मैं राइट और रॉन्ग कर देता हूँ थोड़ा और इजीली समझ में आएगा। तो राइट एंड रॉन्ग, राइट आंसर 0 है, रॉन्ग आंसर 0 है, टोटल कितना है वो उसने बता दिया। ये शुरुआती फेज है, ठीक है। आप क्या करोगे, आप यहां पर लगाओगे कि आंसर जो यूजर ने सिलेक्ट किया वो और जो करेक्ट आंसर है वो मैच करता है, तो आपको क्या कर देना है, राइट प्लस प्लस, और वरना आपको क्या कर देना है, रॉन्ग प्लस प्लस, ठीक है। रॉन्ग प्लस प्लस या राइट प्लस प्लस, या तो राइट आंसर है या फिर रॉन्ग आंसर है। कैसे हो कैसे रहा है, गेट आंसर जिस किसी को भी आपने सिलेक्ट किया वो रॉन्ग है कि राइट है कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने ए सिलेक्ट किया वो ए भेज रहा है, आपने बी सिलेक्ट किया वो बी भेज रहा है। यहां चेकिंग हो रही है कि क्या ए करेक्ट आंसर है, अगर है तो राइट प्लस प्लस कर दो, वरना माइनस माइनस कर दो, ठीक है। अब ये हमारा काम हो गया, ये सबमिट क्विज अपना काम कर रहा है। आप यहाँ पर एक एम्प्टी रिटर्न लगा दो, फंक्शन यहाँ से रिटर्न कर रहा है, बस ये बताने के लिए लगाया हमने, ठीक है। और जैसे ये हो जाता है आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप कैसे जाओगे, तो आप करोगे इंडेक्स प्लस प्लस एंड लोड क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोड क्वेश्चन फंक्शन को फिर से कॉल कर रहे हो इंडेक्स को प्लस प्लस करवा के, मतलब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना चाहते हो, इंडेक्स प्लस प्लस आपने करवा दिया है। तो देखिए अब जब मैं HTML सेलेक्ट करके सबमिट क्लिक करूंगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया मेरा, ठीक है। बट ये नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले से कुछ सिलेक्टेड क्यों आया, क्योंकि यहाँ चेंज क्या हुआ है, टेक्स्ट चेंज हुआ है, फॉर्म थोड़ी रीसेट हुआ है। तो अब आपको यहाँ एक और चीज लगानी पड़ेगी जो कि होगा रीसेट नाम का एक फंक्शन, ठीक है। रीसेट नाम का ये फंक्शन मुझे बनाना पड़ेगा पहले, तो मैं आता हूं इधर और एक फंक्शन बना देता हूं मैं रीसेट नाम से, ठीक है। और ये फंक्शन हमारा क्या करेगा, रीसेट करने का काम करेगा, ओके। बहुत इजी है रीसेट करना, तो आपको कुछ भी नहीं करवाना है, आपको यही फॉर ईच का लूप चलाना है, ठीक है। यही फॉर ईच का लूप चलाते हुए आपको बस करना है इनपुट डॉट चेक्ड इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। सारे इनपुट के चेक्ड हटा दो यहाँ से, ठीक है। सारे इनपुट के क्या करने हैं, चेक्ड हम लोगों को हटा देना है। और कुछ छोटी सी यहाँ गड़बड़ रह गई है, उस वजह से ये एरर आ रही है आई गेस, ओके। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि रीसेट बटन का काम क्या होगा। तो रीसेट बटन, एक मिनट देखते हैं, ये हमारा पहले तो फंक्शन हो गया। मैं एक काम करता हूँ, पूरा ऑप्शन लेके आ जाता हूँ, क्योंकि इंडेंटेशन में कुछ गड़बड़ आ रही है, इसका मतलब कहीं पर कुछ मिस्टेक हो रही है। और यहाँ मैं कर देता हूँ इनपुट डॉट चेक्ड इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। हमने क्या किया, हमने बोला कि सारे इनपुट्स को एक एक करके लेके आओ और उनके चेक्ड को फॉल्स कर दो, ठीक है। दिस इज रीसेट, हमको क्या करना है, रीसेट करना है, ओके। तो अब रीसेट भी कब चलेगा, जब तक आप रीसेट कब करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लोड करवाते टाइम। बट ऐसा भी तो होगा कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो और एक पॉइंट ऐसा आया कि उधर से ऑप्शन से सारे हटा दिए हमने, ठीक है। तो हम लोग रीसेट कब करवाएंगे, तो हम इधर लिखेंगे इफ इंडेक्स, ठीक है। अगर इंडेक्स जो है वो इक्वल्स टू आ जाता है किसके, टोटल के, इसका मतलब कि क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, एंड नाम का एक फंक्शन चलाना पड़ेगा, और एल्स में आप ये सारा कोड चला दोगे। तो आप क्या करोगे, यहीं से लिख दोगे रिटर्न एंड, ओके। रिटर्न एंड क्विज करके एक फंक्शन मैं बनाऊंगा, वो चलाऊंगा, वो क्विज एंड होने पे चलेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखिए यूजर अपना आंसर सबमिट कर रहा है, हम आंसर मैच कर रहे हैं, प्लस प्लस करवा के नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं, मतलब लोड क्वेश्चन को कॉल कर रहे हैं। लोड क्वेश्चन चेक कर रहा है कि अच्छा जो इंडेक्स अभी आया कहीं वो टोटल के इक्वल तो नहीं है। अगर टोटल के इक्वल है मतलब कि खत्म हो चुका है। 5 अगर क्वेश्चंस है तो इंडेक्स 4 तक ही हो सकता है, 5th नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर 5th नहीं हो सकता तो हम लोग 5th आ गया, मतलब इंडेक्स तो 5 आ गया। अगर 5 आया तो रिटर्न एंड क्विज, वरना रीसेट करवाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन लोड करवाओ और चलते रहो, ठीक है। और एंड क्विज नाम का जो फंक्शन है वो भी मुझे यहाँ पर बनाना पड़ेगा, तो वो भी मैं यहाँ बना लेता हूँ कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट। एक बार देख लेते हैं रीसेट काम कर रहा है कि नहीं। तो ये सबमिट किया, देखिए रीसेट काम कर रहा है, आपके जो इनपुट्स है वो रीसेट हो जा रहे हैं। बट अब देखो साइड में एरर आ गई यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की कि एंड नॉट डिफाइंड, मतलब एंड पर वो जा रहा था, एंड नॉट डिफाइंड आ गया। कोई बात नहीं, मैं एंड को तो डिफाइन कर दूंगा अभी, एंड क्विज, ठीक है। एंड क्विज इज इक्वल टू, और एंड क्विज कैसे करवाना है, तो मेरे ख्याल से ये, हाँ यही प्रॉब्लम कर रहा था कमेंट, इस वजह से इंडेंटेशन नहीं हो रही थी। तो एंड क्विज करवाना कैसे है, तो एंड क्विज करवाने के लिए ये जो बॉक्स का कंटेंट है ना वो सारा रिप्लेस हो जाएगा, सब कुछ हटा देंगे हम लोग।
तो हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट, ओके, हम लोग लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट इनर HTML। इसके अंदर क्या करेंगे, हम लोग एक HTML डालेंगे और उस HTML में मैं बैक टिक से बनाता हूं ताकि मैं एक बड़ी स्ट्रिंग बना सकूं, बैक टिक, और इसमें हम लोग यहां लिखने वाले हैं H3, ठीक है, H3 टैग, और H3 टैग में हम लिख देंगे द थैंक यू फॉर प्लेइंग द क्विज, ठीक है, थैंक यू फॉर प्लेइंग, ये हम लोग लिखवा देंगे, ठीक है। फॉर एन इंस्टेंस अभी हम लोग ये रखते हैं, अभी फिर हम और कुछ इसमें ऐड ऑन करेंगे। तो मैं एक बार रैंडमली ऐसे क्विज खेलता हूं, मेरे को आंसर सारे पता है बट फिर भी मैं, ठीक है, ये हो गया थैंक यू फॉर प्लेइंग द क्विज, प्लेइंग द क्विज रह गया, प्लेइंग द क्विज मैंने बोल दिया बट लिखा नहीं, ठीक है, थैंक यू फॉर प्लेइंग द क्विज। उसके बाद मुझे रिजल्ट डिक्लेयर करना है, तो रिजल्ट मैं डिक्लेयर करूंगा H2 नाम के टैग के अंदर, और H2 नाम के टैग में मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, टोटल मेरे करेक्ट कितने थे, तो मैं लिखूंगा, इधर हम लोग लिख देंगे राइट आउट ऑफ टोटल आर करेक्ट, ठीक है, राइट आउट ऑफ टोटल आर करेक्ट। तो हम लोग बोल रहे हैं कि 3 आउट ऑफ 5 आर करेक्ट, इस तरीके से हम बोलने वाले हैं। तो HTML नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है, 0 आउट ऑफ 3 आर करेक्ट, बट ऐसा होना नहीं चाहिए था। देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मार्कअप लैंग्वेज। अगर ऐसा होता है इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ आ रही है, ठीक है, ओके, फिर से ये बता रहा है 0 आउट ऑफ आर करेक्ट, तो चेक कर लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। राइट प्लस प्लस, ठीक है, हम लोगों ने बोला है राइट प्लस प्लस करने के लिए, और मेरे ख्याल से डबल इक्वल्स टू लगाकर एक बार चेक करते हैं हम लोग, और फिर आते हैं नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, ओके, फिर भी नहीं हो पा रहा है। तो एक बार हम इसको चेक करते हैं कंसोल लॉग करके दोनों चीजों को इंडिविजुअली, कि आंसर और डेटा करेक्ट ये सही चल रहा है कि नहीं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मार्कअप लैंग्वेज, मैं एक बार देख लूं, आंसर ए सही होना चाहिए, ठीक है, तो मैंने सेलेक्ट किया है ए, ओके, यहाँ अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है, ये मैंने चेक नहीं किया, ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, गेट आंसर, ओके, ये एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, रिटर्न यहाँ नहीं लगना चाहिए था, ठीक है, एक्चुअली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा एक आंसर नाम से ये, ठीक है, आंसर नाम से ये हमारा एक वेरिएबल है, और हम यहाँ लगाएंगे आंसर इज इक्वल टू दिस, ठीक है, एंड ब्रेक, ठीक है, आंसर इज इक्वल टू दिस एंड ब्रेक लगाया मैंने इधर, ओके, इसको हटा देते हैं, चलिए, आंसर इज इक्वल टू दिस, और ये फोर ईच खत्म होने के बाद मुझे लिखना होगा रिटर्न आंसर। एक्चुअली इसलिए हुआ ये क्योंकि हम लोगों ने सोचा था कि ये रिटर्न जो है वो मेन गेट आंसर को रिटर्न कर रहा है, बट ऐसा नहीं हो रहा है, ये तो सिर्फ इस फंक्शन को रिटर्न कर रहा था, तो ये छोटी सी एक मिस्टेक हो गई थी। तो लेट आंसर इज इक्वल टू इनपुट वैल्यू, और फिर फाइनली हमने रिटर्न किया है आंसर को। अब मेरे ख्याल से सब कुछ सही चलना चाहिए, देख लेते हैं एक बार, ओके, 2 आउट ऑफ 3 आर करेक्ट। तो कौन सा गड़बड़ हुआ था, ये वाला गड़बड़ हो गया, मैंने ए सिलेक्ट किया और आंसर बी था, यानी जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें गड़बड़ हो गई। तो अब ये कंसोल लॉग हटा देते हैं हम लोग, ये हो गया। अब फिर से सिलेक्ट करते हैं, और इस बार मुझे आंसर भी पता है तो मैं आंसर सारे सही सिलेक्ट करूंगा, और 3 आउट ऑफ 3 आर करेक्ट, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा ये काम है। आपने क्या किया है, मैं आपको पूरा एक बार रिवाइज करवाता हूँ। हमने एक यूआई बनाई, फिर हमने उस यूआई को डायनेमिक किया, तो हमने क्वेश्चंस बनाए, एक लोड क्वेश्चन नाम का फंक्शन बनाया जो कि सबसे पहले क्वेश्चन को लोड करवाता है, पहले क्वेश्चन को नहीं, वो तो क्वेश्चन लोड करवाता है, पहला क्वेश्चन कौन डिसाइड करता है, इंडेक्स, ठीक है। जैसे ही क्वेश्चन लोड हो जाता है हम लोग आंसर सबमिट करवाते हैं, तो जितने भी ऑप्शंस थे उनके हम लोग चेक्ड वैल्यू को उठाते हैं, तो एक ही चेक्ड हो सकता है, तो चेक्ड वैल्यू हम उठाते हैं, और वो जो चेक्ड वैल्यू थी और जो करेक्ट आंसर था वो मैच अगर करता है, मतलब जो करंटली जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर और जो चेक्ड वैल्यू वो अगर मैच करता है तो हम लोग राइट करवाते हैं, वरना रॉन्ग करवाते हैं। और फाइनली हम लोग इंडेक्स प्लस करते हैं, मतलब एक आगे जाते हैं और लोड क्वेश्चन करते हैं। अब एक टाइम ऐसा आता है जब थर्ड इंडेक्स लास्ट इंडेक्स थी, लास्ट उसके बाद आ जाती है 4, और हमने लोड क्वेश्चन को कॉल किया, तो लोड क्वेश्चन चेक करता है कि क्या इंडेक्स जो भेजी गई है वो आउट ऑफ रेंज तो नहीं है। अगर आउट ऑफ रेंज है, मतलब ये वाली कंडीशन, तो अगर आउट ऑफ रेंज है तो वो एंड क्वेश्चन को रिजल्ट रिटर्न करता है, और एंड क्वेश्चन फाइनली क्या करता है, एंड क्वेश्चन क्या करता है, आपको रिजल्ट डिक्लेयर करवा के दे देता है, और ये आपका रिजल्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैं एक डिव टैग ले लेता हूँ जिसके अंदर मुझे अगर कुछ कस्टमाइजेशन करनी हो, जैसे मुझे लगाना है स्टाइल इज इक्वल टू टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये मैं यहाँ कस्टमाइज कर सकता हूँ, ठीक है, ये हो गया हमारा।
div और एक बार क्विज वापस खेल लेते हैं। इस बार मैं सारे आंसर गलत देने वाला हूँ। तो CSS एक मार्कअप लैंग्वेज है 1996, ठीक है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, और ये देखिए टेक्स्ट लाइन सेंटर आ गया। तो बहुत सिंपल सा टास्क है, आपको यूआई बनानी है और इस यूआई को जावास्क्रिप्ट से डायनेमिक करना है। सो आई होप गाइस ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये एक बहुत लंबा वीडियो बना होगा, बट इसके अंदर हमने कोई भी लाइब्रेरी यूज नहीं की, हमने सारे कोड खुद से लगाया। अगर हम jQuery यूज करते तो हो सकता है इससे भी इजी कोड हो जाता, अगर हम बूटस्ट्रैप यूज करते तो इससे भी इजी कोड होता, बट हमको सारी चीजें कोर से लगा के सीखनी है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, हमने पूरा HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट यूज किया और एक क्विज ऐप बनाया जो कि बेसिक ऑपरेशंस कर सकता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।